Hello and welcome to you all. So today we're going to discuss the ancient history second topic, which is Vedic culture, and I hope that it gonna be interesting for you people, and I try my best to make it interesting and easy for you. So let's start the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम बात करेंगे वैदिक कल्चर की, तो वैदिक कल्चर से मतलब होता है हिंदुज़म, क्योंकि जो वैदिक कल्चर है वो इट टॉक्स अबाउट हिंदुज़म ओनली। ठीक है, तो सारी बातें जो इसमें हैं वैदिक कल्चर के अंदर वो सब हिंदुज़म के बारे में ही बताई गई हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वैदिक कल्चर की बिगनिंग कैसे हुई और हमने इसको डेट कैसे करा। सो सबसे पहले जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड हो गया, यानी कि बिगिनिंग इट्स बिगिन आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरी तरह से एंड हो गया उसके बाद हमने डेट करा वैदिक कल्चर को और वैदिक कल्चर की बिगनिंग हुई। ठीक है, हमने इसको डेट करा बिटवीन 1500 BC से लेके 500 BC तक। ठीक है, अब वैदिक कल्चर को हमने टू मेन फेजेस में डिवाइड करा है। पहला है आपका ऋग्वेदिक, यानी कि उसको हम अर्ली वैदिक के नाम से भी कहते हैं, और इसको हमने डेट करा बिटवीन 1500 से लेके 1000 तक BC तक। सेकेंड है आपका लेटर वैदिक, जिसको हमने डेट करा बिटवीन 1000 से लेके 600 BC तक। अब ये हमारा वैदिक कल्चर हो गया, यानी कि इसकी बिगनिंग हुई आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, और हमने इसको डेट कर दिया और इसको हमने टू मेन फेजेस में डिवाइड कर दिया, वो है ऋग्वेदिक और सेकेंड है लेटर वैदिक। ठीक है, देन अगर हम अब बात करें कि अब ये बिगनिंग हो गई यहाँ पे, तो अब हम ये बात करेंगे आर्यंस की, यानी कि वो लोग कहाँ से आए, कैसे वो इंडिया में आए और कैसे सेटल डाउन हुए, और देन उनका एक्सपेंशन कैसे हो गया पूरे इंडिया में। अब यहाँ हम बात करेंगे आर्यंस की। ठीक है, देन द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, यानी कि जो आर्यंस हमारे देश में आए उनका ओरिजिन कहाँ से, वो लोग बेसिकली आए कहाँ से। ये एक बहुत ज़्यादा डिबेट का कॉन्सेप्ट है कि जो आर्यंस हैं वो लोग कहाँ से आए, और अगर बाहर से आए भी थे तो बाहर से वर्ल्ड के कौन से हिस्से से आए थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिबेट का टॉपिक है। हमारे पास अभी भी आज भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो वर्ल्ड के इस हिस्से से आए थे, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो लोग बाहर से आए ही नहीं थे, वो इंडिया के ही थे, और जो लोग ये कहते हैं कि वो लोग बाहर से आए थे, तो उनमें भी खुद में डिबेट है कि वो वर्ल्ड के इस हिस्से से आए थे। तो ओरिजिन ऑफ आर्यंस एक काफ़ी ज़्यादा डिबेट का टॉपिक है। तो जो आर्यंस को हम कंसिडर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये ओरिजिन ऑफ आर्यन इज़ अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जैसे बताया। देन डिफरेंट थ्योरीज दी गई उनके ओरिजिन पे, कि यानी कि अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि जो आर्यंस का ओरिजिन है वो यहाँ से हुआ। सो कुछ थ्योरीज़ में से सबसे पहली है सेंट्रल एशिया की थ्योरी, जो कि हमें मैक्स मुलर ने दी। हम इसी को आगे पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा प्रूव्ड यही है, ज़्यादातर लोग इसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन जो सबसे पहली है सेंट्रल एशिया की थ्योरी, जिसको मैक्स मुलर ने दिया। देन सेकेंड है सप्त सिंधु रीजन, इसको अविनाश चंद्रा ने दिया। ठीक है, तीसरी है तिब्बत की, यानी कि जो आर्यंस थे वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग तिब्बत से आए थे। ये थ्योरी किसने दी, दयानंद सरस्वती ने दी। देन नॉर्थ पोल की थ्योरी, यानी कि जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल से आए थे, फिर आके इंडिया में सेटल डाउन हो गए और देन उनका एक्सपेंशन हो गया। ये थ्योरी हम बाल गंगाधर तिलक ने दी। ठीक है, तो ये चार बेसिकली कुछ थ्योरीज हैं। सबसे ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं सेंट्रल एशिया की थ्योरी, है ना, जो कि हमें मैक्स मुलर ने दी। सो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से थे, वो इंडिया के ही थे, वो लोग बाहर से आए ही नहीं थे। ठीक है, यानी कि वो कोई बाहर से नहीं आए, उन्होंने किसी को इन्वेड नहीं करा, फिर उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ, बेसिकली वो इंडिया के ही थे। देन कुछ बिलीव करते हैं कि वो माइग्रेट करा, उन्होंने बाहर के देशों से वो आए। ठीक है, सेटल डाउन हुए इंडिया में, धीरे धीरे कुछ बैटल्स फाउट करी और अपना एक्सपेंशन करा पूरे इंडिया में। और जो लोग ये कहते हैं कि वो बाहर से आए थे, उनमें भी खुद में डिबेट है कि वो वर्ल्ड के कौन से हिस्से से आए। ठीक है, सो अब जैसे हमने आगे पीछे पढ़ा था कि जो मैक्स मुलर की थ्योरी है हम उसको सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए थे, आर्यंस कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमने मैक्स मुलर की थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करा, कि सेंट्रल एशिया की जो थ्योरी थी उसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करा, क्यों करा। तो सबसे पहला रीज़न है सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेजेस। अगर हम जो मैक्स मुलर ने कहा था कि वो लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से मतलब है माइनर एशिया, यानी कि कुछ पार्ट रशिया का, साउथ रशिया का। ठीक है, उसको हम सेंट्रल एशिया में कंसिडर करते हैं। तो अगर हम देखें तो उस सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे जो भाषाएं बोली जाती थी वो थी ग्रीक,
ठीक है। ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, इस तरह की भाषाएं वहाँ पे बोली जाती थी। तो और हमारे इंडिया में पुरानी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, ठीक है। तो जो ग्रीक की और जो संस्कृत भाषा है उसके कुछ वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो उसको उनके बेसिस पे हमने कंसिडर करा कि वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, यानी कि हम एक वर्ड को ले लें अगर मदर, ठीक है, अगर हम इसको संस्कृत में बोलेंगे हम इसको बोलेंगे मातृ, मदर को हम संस्कृत में मातृ बोलेंगे। अगर उसी भाषा को हम लैटिन में बोलेंगे तो हो जाएगी मैत्री, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है मातृ और मैत्री में। तो इसी वजह से हमने जो मैक्स मुलर की थ्योरी है उसको कंसिडर करा कि वो कहाँ से आए थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। देन सेकंड है कि हम क्यों मानते हैं उनकी थ्योरी को। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और है, एक इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई थी जिसका नाम था बोगा खाइज, ठीक है। एक इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई थी जिसका नाम था बोगा खाइज, सेंट्रल एशिया के रीजन में ये इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई थी। तो उस इंस्क्रिप्शन पे 4 मेजर गॉड्स, 4 देवी देवता बने हुए थे। जिस तरह आर्यंस मूर्ति पूजा करते थे बेसिकली, तो उसी तरह की एक इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई जिसपे कि 4 देवी देवता बने हुए थे, वैदिक गॉड जिन्हें हम कहते हैं। तो उनसे हमने एक लिंक जोड़ा कि जैसे कि यहाँ पे लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो शायद ये लोग वहीं से आए थे क्योंकि वहाँ पे भी मूर्तियाँ मिली हैं भगवानों की। तो ये 2 मेन रीज़न है, इस वजह से हम मैक्स मुलर की थ्योरी को सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेजेस, और एक इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई थी बोगा खाइज, जिसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं कि हाँ मैक्स मुलर की थ्योरी में कुछ लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। देन अगर हम बात करें सप्त सिंधु रीजन की, तो ईरान की एक सप्त सिंधु रीजन से मतलब होता है यानी कि 7 नदियाँ वाला एक रीजन, इलाका, 7 नदियों वाला एक, यानी 7 नदियों वाला एक इलाका। तो अगर हम यहाँ बात करें सप्त सिंधु रीजन की, ईरान की एक फेमस होली बुक है जिसका नाम है ज़ेंड अवास्टा, ठीक है। ईरान की एक फेमस होली बुक है ज़ेंड अवास्टा, उसके अंदर मेंशन करा गया है कि आर्यंस की एंट्री इंडिया में कैसे हुई। तो वो जो होली बुक है ईरान की ज़ेंड अवास्टा, वो बताती है, उसके अंदर मेंशन है कि अबाउट आर्यंस, कि कैसे आर्यंस इंडिया में आए, ठीक है। तो वो बुक बताती है कि वो जो आर्यंस थे वो ईरान से होते हुए कहाँ पे आ गए, वो लोग ईरान से होते हुए इंडिया में आ गए। जब वो इंडिया में आए तो वो जो सप्त सिंधु रीजन है, यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए, ठीक है। पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, देन धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करा, उन्होंने फॉरेस्ट काट दिए, देन कुछ बैटल्स लड़ी, फिर धीरे धीरे वो इंडिया के अंदर आ गए, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरफ के इलाकों में उनका धीरे धीरे एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। देन अगर जब हम यहाँ सप्त सिंधु रीजन की बात करते हैं तो वो कंसिस्ट करता है 7 मेजर रिवर्स, ठीक है। यानी कि जो आर्यंस ईरान से होते हुए आए थे वो पंजाब के इस हिस्से में आके रुके जहाँ पे ये इंडस रिवर है, ठीक है। तो सप्त सिंधु रीजन में जो 7 रिवर्स जो आएंगी वो सबसे पहले आपकी इंडस है ना, सेकंड है रावी, चेनाब, झेलम, सतलज और व्यास, यानी कि 5 मेजर रिवर कहाँ की, पंजाब की। देन एक आपकी आखिरी 7वीं रिवर आएगी आपकी सरस्वती, ये क्या मिलके बनाती थी, सप्त सिंधु रीजन, यानी कि इंडस, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास और सरस्वती, इन 7 रिवर ने मिलके क्या बनाया था, सप्त सिंधु रीजन। और आपकी जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है आपकी मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्त सिंधु रीजन, जिसमें हमने पढ़ा कि ईरान की एक फेमस होली बुक है ज़ेंड अवास्टा, उसमें बताया गया है कि आर्यंस ईरान से होते हुए कहाँ पे आए, इंडिया में, और आके सेटल डाउन हो गए सप्त सिंधु रीजन, जो कि कंसिस्ट करता है 7 मेजर रिवर, ठीक है। और आपकी इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर। तो ये तो अब हमने पढ़ लिया कि किस तरह से वैदिक कल्चर की बिगनिंग हुई, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर की बिगनिंग हुई, ठीक है। देन फिर हमने पढ़ा उसमें ओरिजिन ऑफ आर्यंस की, जो आर्यन कहाँ से आए थे वो एक डिबेट का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने उसमें मैक्स मुलर और सप्त सिंधु रीजन की दोनों की थ्योरी पढ़ ली। देन अब हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो आपका जो वैदिक लिटरेचर है बेसिकली 4 मेन फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला आता है द वेदास, सेकेंड द ब्राह्मणास, थर्ड द आरण्यकास एंड द फोर्थ वन इज उपनिषद, ठीक है। जो आपका वैदिक लिटरेचर में सबसे पहला आता है द वेदास, इनको हम कोर टेक्स्ट मानते हैं क्योंकि जितने अभी मेजर चीज़ें हैं हिंदुज़म की वो किस में मेंशन है, वो वेदास के अंदर ही मेंशन है ना, क्योंकि इसके अंदर 4 मेजर वेदास के बारे में बताया गया, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
चारों वेदों के बारे में हमें वेदास में बताया गया है, इसलिए हम इसको कोर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वेदा की कि ये है क्या, इनको हम कंसिडर करते हैं कि किसी भी इंसान ने नहीं लिखे हैं, यानी कि दे आर नॉट रिटन बाय ह्यूमन, ये गॉड गिफ्टेड है, यानी कि भगवान की वाणी है। ये किसी भी आम इंसान ने इनको नहीं लिखा है, ये भगवान ने दिए, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। और ये हैंड टू हैंड डाउन वे जनरेशन, हैंड डाउन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से पास ऑन होके दूसरी जनरेशन तक गए हैं ये, यानी सुनकर पास डाउन हुए, इसलिए हम इनको श्रुति भी, यानी जो चीज़ सुनकर पास डाउन हुई उसको हमने श्रुति कह दिया। देन ऑल्सो नोन एज नित्या, और ये किस नाम से भी जाने जाते हैं, नित्या के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए वेदा। सेकेंड आता है द ब्राह्मणास। अब जो आपके वेदास थे वो काफ़ी ज़्यादा, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के अंदर जो कुछ भी मेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, वो उसको हर कोई आम इंसान पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो उसको ईजिली वे में दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण्स ने उसको सिंप्लीफाई करके, यानी कि उनका एक्सप्लेनेशन किस में दे दिया, अपने जो ब्राह्मणास है इसमें दे दिया। यानी कि ऋग्वेद, चारों वेदों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें ब्राह्मणास में मिल जाएगा, यानी एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेदास। अब जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने आप, जो ब्राह्मण्स हैं वेदों में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट शो होते हैं, क्योंकि ये तो थ्योरी, एक तो हम थ्योरी अज्यूम करते हैं कि जो वेद है वो किसी भी इंसान ने नहीं लिखे, वो गॉड गिफ्टेड है। अगर इसको हम थोड़ा सा रिलीजियस वे से हटके देखें तो बेसिकली एक अपनी सेंस लगा के देखें, अगर मान लें कि अगर ये ब्राह्मण्स ने लिखे थे, अगर वो लोग ये कहते उस टाइम पे लोगों से कि हमने लिखे हैं, क्योंकि जो वेदों में ब्राह्मण्स ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट शो करा हुआ है, अगर वो उस टाइम पे लोगों से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह करना है, जो ब्राह्मण से वो सबसे ऊपर आएंगे, क्षत्रिय नीचे आएंगे, वैश्य देन शूद्र, तो लोग शायद नहीं मानते। जब उन्होंने कह दिया कि भगवान की वाणी यानी गॉड गिफ्टेड है, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो ब्राह्मण्स हैं, यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो वेदों में काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट शो कराए गए हैं। सो जो ब्राह्मणास उन्होंने एक्सप्लेन करा था हिम्स ऑफ वेदास। ठीक है, देन ब्राह्मण से मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। देन जो ब्राह्मण्स है वो क्या, वो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। अगर हम आज के टाइम पे कहीं भी चले जाएं, मंदिर में, किसी भी फैमिली फंक्शन में, शादी के फंक्शन में, ठीक है, पूजा पाठ या हवन कराना, कुछ भी कराना हो, एक कॉमन चीज़ वहाँ पे होगी, वहाँ पे एक पंडित होगा, ठीक है, वो पूजा कराएगा, आपके लिए पूजा कराएगा। मंदिर में जाओगे आप, ठीक है, तो आपकी तरफ से पूजा कौन करेगा, पंडित करेगा। तो उसने क्रिएट करा लिंक बिटवीन द गॉड एंड बिटवीन यू। ठीक है, देन अगर हम थर्ड वन की बात करें, द अरण्यक, इनको हम नोन एज फॉरेस्ट टेक्स्ट, यानी कि हम इनको फॉरेस्ट टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन टेकन फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट से लिए गए, और इनमें कंक्लूडिंग पार्ट है किसका, ब्राह्मणास, यानी कि जो ब्राह्मणास का कंक्लूडिंग पार्ट है वो हमें किस में है, वो अरण्यक में है। जो अरण्यक में वो रिचुअल पे बेस्ड है। ठीक है, वो बेसिकली फिलॉसफी को बताते हैं, है ना। अब हम अगर हम फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी से मतलब होता है कि हमारे कुछ विचार, यानी किसी भी चीज़ को समझने के विचार कि ऐसा क्यों है, आसमान आज जैसे कि अगर मैं सोचूं कि आसमान नीला क्यों है, तो इस तरह के विचार वो फिलॉसफी में आ जाते हैं। ठीक है, जो आपका अरण्यक है ये क्रिएट करते हैं अ लिंक बिटवीन, एक ब्रिज की तरह है बिटवीन द ब्राह्मणास और उपनिषद, क्योंकि जो ब्राह्मणास है उसके अंदर वेदों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देन उपनिषद के अंदर फिलॉसफी है। तो जो अरण्यक है ब्रिज है बिटवीन द ब्राह्मणास एंड उपनिषद। ठीक है, देन अगर हम उपनिषद की बात करें तो जो उपनिषद है वो एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज वेदांता। जो हम उपनिषद हैं उनको वेदांता के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ वेदांता से मतलब है एंड ऑफ वेदा। ठीक है, देन टोटल 18 उपनिषद हैं। सो जो सबसे पुराना उपनिषद है वो आपका है बृहद्रारण्यक। ठीक है, ये सबसे पुराना उपनिषद आपका है, और उपनिषद के अंदर मेंशन करी गई है थ्योरी द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि संसार की उत्पत्ति किस तरह हुई, वो थ्योरी आपकी किस में मेंशन है, वो आपकी उपनिषद के अंदर मेंशन है। देन अगर हम बात करें 4 वेद और ब्राह्मणास को मिला दें तो आपकी श्रुति बनती है। ठीक है, 4 वेद और ब्राह्मणास को मिला के क्या बनती है, श्रुति। फर्स्ट 3 वेद को हम अगर टुगेदर कंसिडर करेंगे तो उसको हम वेदात्री कहेंगे।
ठीक है। फर्स्ट 3 वेद टुगेदर नोन एज वेदयात्री, ठीक है। देन ये हो गया आपका वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद में काफ़ी सिर्फ इतना ही है। देन अब हम वेदास यानी जो 4 मेजर वेद हैं यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। देन सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद। तो आपका जो ऋग्वेद है वो कंटेन करता है गायत्री मंत्र, यानी कि जो हिंदू धर्म में एक कॉमनली यूज जो मंत्र है वो जो कि गायत्री मंत्र है, वो किस में मेंशन करा गया है, वो ऋग्वेद में मेंशन करा गया है। देन ऋग्वेद को वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे पुराने जो टेक्स्ट हैं उनमें से एक है, क्या है, वो है ऋग्वेद, ठीक है। देन ऑल्सो नोन एज टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ऋग्वेद को हम टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन ये डिवाइड है 1028 भजन में, ये डिवाइड है ऋग्वेद, और 10,580 छंद और 10 मंडल्स, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें भजन, छंद और 10 मंडल हैं। और इसमें मेंशन करा गया है अबाउट द 4 वर्णास, यानी कि जो हिंदू धर्म 4 वर्णों में डिवाइड, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं वो उसका मेंशन किस में मिलता है, हमको ऋग्वेदा में मिलता है। देन उस टाइम पे जो वर्णा सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं था, वो प्रोफेशन पे बेस्ड था। यानी कि जो प्रीस्ट है यानी जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा, वो पढ़ाई करेगा, पूजा पाठ करेगा। क्षत्रिय का काम क्या होता था, सोल्जर है, किंग है, वॉरियर क्लास है। वैश्य यानी बिजनेस क्लास है। शूद्र यानी कि अपर 3 वंश को सर्व करेगा, या फिर लोअर कोई भी वर्क है जैसे कि मोची हो गया, इस तरह के वो काम करेगा। तो इस तरह के प्रोफेशन पे उस टाइम पे जो वर्णा सिस्टम था वो बेस्ड था, हेरिडिटी नहीं था, ठीक है। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता था उस टाइम पे, यानी कि प्रोफेशन पे चीज़ें बेस्ड थी, हेरिडिटरी नहीं था। जो आपका ऋग्वेद है उसमें ज्ञान कांड से जुड़ा हुआ है। जो आपका ऋग्वेद है वो ज्ञान कांड से जुड़ा हुआ है। इसमें हम जानते हैं कि संसार क्यों है और हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो ऋग्वेद ज्ञान कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये संसार क्यों है और हमारा जन्म क्यों हुआ है, ठीक है। तो सेकंड वेद आपका आता है सामवेद, ठीक है। जो सामवेद है इसमें उपासना कांड, ये ध्यान और उपासना कांड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें किस तरह से पूजा पाठ करना है इसमें बताया गया है। वो किस में बताया, वो सामवेद में बताया गया है, ठीक है। और सामवेद को हम बुक्स ऑफ मंत्र, यानी कि जितने भी हिंदू धर्म के अंदर मंत्र हैं वो किस में मेंशन है, वो आपके सामवेद के अंदर मेंशन है। और ये फेमस है फॉर इंडियन म्यूज़िक, यानी कि जो इंडिया का म्यूज़िक है सारे गामा पा, वो किस में मेंशन है, वो आपके सामवेद के अंदर मेंशन है। और इसको हम उपासना कांड भी कहते हैं, यानी कि किस तरह पूजा करनी है, भगवान की स्तुति किस तरह करनी है, वो आपके सामवेद के अंदर मेंशन है। जो थर्ड वेद है वो है आपका यजुर्वेद, ठीक है। इसको हम कर्म कांड, ये जो आपका यजुर्वेद है ये कर्म कांड पे आधारित है, ठीक है। बुक ऑफ, यही हो गया कर्म कांड, ठीक है। यानी कि किस तरह की पूजा हमें कहाँ पर करनी है, ठीक है, वो किस में मेंशन करी गई, वो यजुर्वेद में मेंशन करी गई है। देन ये एक रिचुअल वेद है, यानी कि पूजा पाठ सभी की हमें किस तरह की पूजा कहाँ पे करनी है, यानी कि कर्म कांड पे बेस्ड है, तो इसको हम रिचुअल वेद भी कहते हैं। देन डिवाइडेड इनटू, जो आपका यजुर्वेद है बेसिकली 2 मेजर 2 और फर्दर वेद में डिवाइड है। सबसे पहला है कृष्णा यजुर्वेद, ठीक है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। जो यजुर्वेद है बाकी 2 और वेदों में डिवाइड है, पहला है कृष्णा, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। देन आपका आखिरी, अब जो आपका अथर्ववेद है वो हमारा विज्ञान कांड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। सो आपके जो 4 मेजर वेद हैं यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो चारों यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लिटरेचर ऑफ वैदिक टेक्स्ट, यानी कि वैदिक काल के जो लिटरेचर हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली 2 आते हैं, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत, जिसके बारे में शायद आप सभी को पता है। देन अगर हम रामायण की बात करें, जो आपके रामायण है इसको हम ओल्डेस्ट एपिक कहते हैं, ठीक है, यानी जो कि सबसे पुराना है। इसको वाल्मीकि जी ने लिखा और इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। जो रामायण है वो एक ओल्डेस्ट एपिक है, इसको वाल्मीकि जी ने लिखा और इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। देन अगर हम महाभारत की बात करें जो कि सेकंड लिटरेचर है वैदिक टेक्स्ट का, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है। देन कंटेन करता है अबाउट 1 लाख ऑफ श्लोक
और इसके अंदर 18 में चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो वो 18 चैप्टर्स हैं उनका सबसे जो लंबा चैप्टर है वो है शांति पर्व, ठीक है, महाभारत का सबसे लंबा चैप्टर है। तो ये हो गया आपका लिटरेचर ऑफ वैदिक टेक्स्ट, जिसके बाद जिसमें रामायण और महाभारत दोनों ही आ जाते हैं। देन अगर हम बात करें पुराण की, तो पुराण से यहाँ पे मतलब है पुराना, पुराण से मतलब है यानी पुराना। और हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुराण है, लेकिन जो फेमस है वो है आपके 18 फेमस पुराण हैं। तो कुछ पुराण में जैसे विष्णु पुराण है, दूसरा है गरुड़ पुराण। तो विष्णु पुराण के अंदर जो वो है रिलेटेड है, वो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है। देन गरुड़ पुराण के अंदर मेंशन है अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे। देन नरक में जाओगे तो आपके साथ किस प्रकार की यातनाएं होंगी वो किस में मेंशन करा गया है, वो आपके गरुड़ पुराण के अंदर मेंशन करा गया है, ठीक है। ये आपके हो गए पुराण। देन अगर हम उस टाइम के यानी कि वैदिक टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यानी कि उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन था कैसे, अगर मैं आज के टाइम से रिलेट करके बताऊं, जैसे कि आज के टाइम में सबसे टॉप पे जो गवर्नमेंट आएगी वो आपकी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उससे फिर नीचे आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर ब्लॉक, विलेज, इस तरह वो करके कैसे है वो एक डिवाइड है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी कि ऊपर बड़ा, छोटा, 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 देन सबसे छोटा। तो इसी तरह उस टाइम पे सबसे पहला आपका आता था सबसे नीचे आता था कुल यानी कि फैमिली, है ना। देन आपका ग्राम यानी कि गाँव, देन विश्व, देन जना, देन राष्ट्र यानी कि किंग, राष्ट्र यानी किंग, ठीक है। इस तरह करके था उस पर पहले छोटा, बड़ा, 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 उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है, उसी टाइम वैदिक काल में भी इसी तरह का था। देन जो सोसाइटी थी उस टाइम पे वो पेट्रियार्कल थी, जैसे आज के टाइम की तरह, यानी कि पितृसत्ता थी, यानी कि जो फैमिली का हेड होगा कौन होगा, फादर होगा, और जितने भी डिसीजन मेजर फैमिली से रिलेटेड या फिर किसी और वर्क से रिलेटेड होंगे वो कौन लेगा, वो फादर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पे। देन जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, वो हेरिडेटरी थी इन नेचर, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, ठीक है। किसी के भी एबिलिटी को देखकर उसको राजा नहीं बनाया जाता था, हेरिडिटरी थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे वो लाइक उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो गवर्न कर सके, लेकिन फिर भी वो राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा। देन हर एक राजा के पास अपना एक प्रीस्ट हुआ करता था, राजा को एडवाइस करने के लिए, वो एडवाइस करता था राजा को किसी भी राजपाट में या फिर किसी भी रिचुअल वर्क में, वो राजा को एडवाइस करने के लिए होता था। देन जो आर्मी का चीफ होता था उस टाइम पे उसको हम सेनानी कहते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि पहले कुल आता था, फिर ग्राम यानी गांव, विश्व, जनपद आ गया, यानी फिर राष्ट्र यानी कि राजा, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। देन सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, फादर जो थे वो डिसीजन मेकर थे फैमिली के। देन गवर्नमेंट जो थी वो हेरिडिटरी थी। देन प्रीस्ट होता था हर एक किंग के पास टू एडवाइस, उसको एडवाइस देने के लिए। देन हम सेनानी की बात करते हैं यानी कि आर्मी चीफ की। तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम बात करेंगे सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड, यानी कि जो वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वो किस तरह की थी। सबसे पहले वर्णा सिस्टम, यानी कि जो वो सोसाइटी थी वो वर्णा सिस्टम पे बेस्ड थी, और जो आपका वर्णा सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, यानी कि हेरिडिटरी नहीं था। जैसे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जिसमें उनकी जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा हेरिडिटरी थी, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो जो वर्णा सिस्टम था वो प्रोफेशन पे बेस्ड था, वो हेरिडिटी पे बेस्ड नहीं था, यानी कि एक फैमिली के मेंबर माइट बिलोंग टू डिफरेंट वर्णाज, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण की फैमिली है, अगर उनका बेटा ब्राह्मण का बेटा अगर कोई वॉरियर क्लास को यानी क्षत्रिय बन जाता है, यानी कि वॉरियर बन जाता है, तो एक ही फैमिली के अंदर ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी हैं। तो जो वर्णा सिस्टम था वो प्रोफेशन पे बेस्ड था, हेरिडिटी नहीं था। जैसे आज के टाइम पे अगर आप ब्राह्मण के कुल में जन्म लोगे तो आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, भले ही आप एक सोल्जर यानी कि आप एक सैनिक बन जाते हो, सोल्जर बन जाते हो, लेकिन आप कहलाओगे एक ब्राह्मण ही। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। अगर आप कोई दूसरी क्लास को ज्वाइन कर लेते हो यानी प्रोफेशन, दूसरा कोई प्रोफेशन करते हो, तो आप उस प्रोफेशन के कहलाओगे। हेरिडिटी नहीं थी उस टाइम पे, ऑक्यूपेशन पे चीज़ें, जो वर्णा सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। सेकंड, मोनोगैमस, यानी कि एक हस्बैंड की सिर्फ एक ही पत्नी हुआ करती थी, एक से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी पितृसत्ता थी, फादर का रूल चलता था, फादर मेजर डिसीजन मेकर थे इन द फैमिली, ठीक है। देन विडो वॉज अलाउड टू मैरी द यंगर सन, यानी कि किसी भी अगर विडो यानी कि लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विधवा होने के बाद जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो उसको अलाउ कर दिया जाता था कि वो अपने हस्बैंड के कोई भी अगर छोटा भाई है उससे शादी कर सकती है। तो विडो वॉज अलाउड टू मैरी द यंगर सन
ठीक है, यानी अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर सकती थी अगर वो विधवा हो जाती है। देन प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन, यानी कि जो फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बेटे को ही जाती थी, जैसे आज के टाइम पे जाता है। ठीक है, लेकिन लीगली ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। लीगली जो फादर की प्रॉपर्टी डॉटर और सन दोनों में इक्वली डिवाइड होती है, लेकिन ये खाली लीगली है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जो आज के टाइम पे होता है उस टाइम पे भी वही होता था कि जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बेटे को जाएगी। देन गुरुकुल उस टाइम पे हुआ करते थे, यानी कि अगर हमें पढ़ाई, जैसे आज के टाइम पे हम स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में बेसिकली जो उनके टीचर हुआ करते थे वो गुरुकुल में ही रहते थे। बेसिकली गुरुकुल जो एक टीचर का घर ही हुआ करता था, काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, वहीं रहते थे, तो गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम पे। देन काउ वॉज कंसिडर एज अ स्कैर्ड एनिमल, यानी कि काऊ को काफ़ी ज़्यादा पवित्र जानवर माना जाता था, उसकी पूजा वगैरह करी जाती थी। ठीक है, अगर हम जैसे हिंदुज़म की बात करें, हिंदुज़म में हम एक चीज़ को कंसिडर करते हैं भगवान, यानी कि आग, पानी, हवा, धरती, जानवरों, सब में क्या है, भगवान है। तो उसी तरह उस टाइम पे जो काऊ यानी कि जो गाय थी उसको हम स्कैर्ड एनिमल के से देखते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, यानी कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका वास किसके अंदर है, वो गाय के अंदर है ना। इसलिए उस टाइम पे गाय की किलिंग मना थी, यानी कि अगर आप गाय को मारते हो तो आपको पाप मिलेगा, और पाप आपको मिलेगा, उसकी एक पनिशमेंट भी अलग होती थी अगर आप गाय को मार देते हो। ठीक है, उस टाइम पे। देन मेजरली यूज़ करते थे डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे और प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, बेसिकली हर कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। ये हो गई आपकी सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड। ये फर्स्ट पार्ट है आपका वैदिक कल्चर का। सेकेंड पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।